ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष भेंट वार्ता। विषय है साइबर अपराध से सतर्कता, बचाव व जागरूकता। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व हिमाचल प्रदेश साइबर क्राइम शाखा के डीआईजी मोहित चावला। इनसे भेंट करे वरिष्ठ पत्रकार उज्ज्वल शर्मा। कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी शिमला में सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर ने। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्ज्वल शर्मा। श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे जीवन को बेहद आसान बना रहा है। जिस इंटरनेट ने हमें घर बैठे बैंकिंग, पढ़ाई, खरीदारी के अलावा कई सेवाओं व सुविधाओं से जोड़ा है, उसी इंटरनेट का इस्तेमाल अब अपराधी एक हथियार की तरह करने लगे हैं। आज जहां हर व्यक्ति स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, वहीं साइबर अपराध की दुनिया भी अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी हैं। साइबर अपराध न केवल हमारी व्यक्तिगत जानकारी को चुराकर हमें गंभीर खतरे में डालता है, बल्कि हमारे वित्तीय और मानसिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। साइबर क्राइम अब सिर्फ बड़े शहरों की समस्या नहीं रही। हिमाचल जैसे शांत पहाड़ी राज्य में भी आए दिन ऑनलाइन ठगी के नए मामले सामने आ रहे हैं। कभी कोई फर्जी कॉल करके बैंक खाता खाली कर देता है, तो कभी कोई अनजान लिंक आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेता है। अब तो डिजिटल अरेस्ट जैसे नए नए फ्रॉड भी लोगों को डराकर उनके खातों से लाखों रुपए निकाल रहे हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि ऐसी ठगी का शिकार पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, बुजुर्ग और युवा सभी वर्ग बन रहे हैं। कैसे इन साइबर अपराध से हम सतर्क रहें और कैसे बचाव करें, इसी पर केंद्रित हमारी आज की विशेष भेंटवार्ता है, जिसका विषय है साइबर अपराध से सतर्कता, बचाव व जागरूकता। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश द्वारा आयोजित इस भेंट वार्ता में आकाशवाणी के स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के साइबर क्राइम के डीआईजी मोहित चावला जी का। मोहित चावला जी एक अनुभवी व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और साइबर मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइबर अपराध क्या है, क्यों लोग इतनी आसानी से साइबर अपराधियों के जाल में फंस रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए और इस पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो मोहित चावला जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद उज्ज्वल जी, एंड आपको, आपकी टीम को, आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को, लिसनर्स को मेरी तरफ से, हिमाचल पुलिस की तरफ से जय हिंद। शुक्रिया। मोहित चावला जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या है साइबर क्राइम। आज के समय में ज्यादातर सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और तमाम कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि साइबर अपराध वास्तव में क्या होता है और इसका दायरा कितना बड़ा है। उज्ज्वल जी, साइबर अपराध प्रमुखतः डिजिटल माध्यमों से जुड़े अपराध हैं, जिसमें ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, अन्य अपराध आते हैं। देखिए, पोस्ट कोविड और जिस तरह से सर्विसेज का विस्तार हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, सरकारी तंत्र और गैर सरकारी तंत्र या प्राइवेट सर्विसेज हो, आज हर सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उसका फलस्वरूप यह है कि हर इंसान कहीं ना कहीं इंटरनेट से या साइबर स्पेस से कनेक्टेड है। तो उस इंसान की डेटा की थेफ्ट, फिशिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, सोशल मीडिया फ्रॉड्स, प्रमुखतः ये फ्रॉड हमने देखे हैं कि पिछले कुछ समय में काफी बढ़े हैं। जी, यानी इंटरनेट से जुड़ा कोई भी अपराध है तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। एब्सोल्युटली, जहाँ पे आपके जो आईटी एक्ट भारत का बोलता है, जहाँ पे आपके सिस्टम्स, डिवाइसेस, नेटवर्क्स, जहाँ पे इनका एक ताना बाना है जो डिजिटल स्पेस में है, उसको हम साइबर की कैटेगरी में लेते हैं। एंड ये सरप्राइज की बात नहीं है कि भारत में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं, जो पिछले 4 वर्षों में तकरीबन 400% की वृद्धि आई है। जी मोहित चावला जी, अगर हम शुरुआती तौर पर देखें तो जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब तो लोग बड़ी सहजता से इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ ऐसे मामले जब आने शुरू हुए, या हम कहें कि हम इतिहास में जाएं तो साइबर क्राइम की शुरुआत कैसे हो गई थी और किस तरह से साइबर क्राइम के मामले आने शुरू हुए थे। देखिए, इंटरनेट रेवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। आपने चीज़ों को ईजी किया है जी, आपने सर्विसेज को इजी किया है। एंड हमने देखा है कि पोस्ट कोविड तो बहुत सर्विसेज, तकरीबन हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, हर सरकारी तंत्र, एजुकेशन से लेकर हेल्थ फैसिलिटीज तक, आपने आज ट्रांसपोर्ट बुक करना है या आपने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, आपने फाइनेंशियल सर्विसेज करनी है, हर कुछ इंटरनेट और उसके समीकरण साइबर स्पेस के आसपास चल रहा है। तो जब इतना सारा कुछ साइबर स्पेस पे होगा,
एक अनुमान में एक रिसर्च टॉपिक पढ़ पाया जिसमें लिखा था कि तकरीबन 2025 के अंत तक जो विश्व का डेटाबेस है वो 2 जिलियन, अब इसमें कितने जीरो हैं शायद मुझे भी नहीं पता, बट 10⁻25 इतना डेटा होगा। वी आर वॉट वी आर ऑन साइबर स्पेस, हम साइबर स्पेस पे एक डेटा ही हैं, राइट? तो जब इतना डेटा, इतना कुछ, इतनी व्यवस्थाएं, इतनी सर्विसेज एक साइबर स्पेस पे होगी तो स्वाभाविक बात है इतना कुछ होगा तो क्रिमिनल्स, परपिट्रेटर्स, शरारती तत्व आएंगे, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारी चूक का वो फायदा उठाएंगे जी। यही हो रहा है उज्ज्वल जी। यानी तकनीक के तेजी से बढ़ने के साथ साथ अपराधियों के तरीके भी बदले और आधुनिक हो गए हैं। मोहित चावला जी, जब साइबर क्राइम की बात आती है, जैसा आपने जिक्र भी किया, तो ये सीधा इंटरनेट से जुड़ा है और आजकल हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर हम साइबर अपराधों को वर्गीकृत करें तो किस किस तरह के साइबर क्राइम सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? देखिए, हमें ये मानना होगा एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, जब मैं साइबर स्पेस पे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी एक फिजिकल आइडेंटिटी के साथ साथ एक वर्चुअल आइडेंटिटी है। मोहित चावला जी आपके सामने फिजिकली इस स्टूडियो में बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं साइबर स्पेस पे किसी ना किसी माध्यम पे वो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो किसी तरह का सोशल मीडिया हैंडल हो। वर्चुअल आइडेंटिटी के साथ साथ हमें एक और चीज माननी पड़ेगी जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, वो है हमारे वर्चुअल एसेट्स। मेरा बैंक में खाते में पैसा बैंक में सुरक्षित पड़ा है या लॉकर में पड़ा है या घर में कुछ जवाहरात पड़े हैं, वो मेरे फिजिकल एसेट्स हैं। बट आज शिफ्ट कहाँ आ गया है, हर इंसान बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एक साइबर स्पेस से जुड़ गया है। तो हमारे वर्चुअल आइडेंटिटी और हमारे वर्चुअल एसेट्स, दो प्रमुख बातें एज अ नॉर्मल सिटीजन हमें याद रखनी चाहिए। दोनों की सेफ्टी, सुरक्षा हमारे दायित्व होना चाहिए, क्योंकि सेंधमार लोग दोनों पे सेंधमारी करें। आपकी डेटा थेफ्ट होगा, सोशल मीडिया के हमें केसेस आते हैं। हमारी जो बहनें हैं, स्त्रियां हैं, उनके केसेस आते हैं कि साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है। स्कूल के बच्चों को या फिर कॉलेज की छात्राओं को साइबर स्टॉकिंग का शिकार किया जाता है। जब हम आपके वर्चुअल एसेट्स की बात करते हैं तो सारे के सारे प्रमुखता फाइनेंशियल फ्रॉड्स का रेडार घूमता है। जब हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज हैं या बड़ी बड़ी प्राइवेट एंटिटीज हैं, उसमें साइबर अटैक्स की बात करते हैं, रैंसमवेयर की बात करते हैं, तो मोटे मोटा ये दायरा है जो आपको वर्चुअल स्पेस पे आपकी आइडेंटिटी, आपके एसेट्स को शिकार करता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जी, तो मोहित चावला जी, बिल्कुल आपने सही कहा। फिशिंग, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, तो इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। आप हमारे श्रोताओं को इनके बारे में बताएं। देखिए, आपने बहुत सही बात की उज्ज्वल जी। इट्स लाइक हमने अपने चलाने के लिए एक कार खरीद ली है और हम ना तो ड्राइविंग लाइसेंस ले पाए हैं, ना हम उस पर तजव्वु करते हैं। मैं बड़े सरल शब्दों में इसको वीक डिजिटल लिटरेसी मानता हूं कि जो हमारे यूज करने वाले कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, इसको नहीं जानते। फिशिंग एक कॉमन एस्पेक्ट है। आपको एक ऐसा लिंक या ऐसी ईमेल या ऐसा मैसेज आता है जो आपको प्रतीत होता है कि ओरिजिनल सेंडर ने भेजा है, जिसका कंटेंट जेन्युइन होगा। मान लीजिए किसी अंडरकवर एक मैसेज आता है, आप जिस बैंकिंग सर्विसेज को यूज करते हैं उसके बैंक के नाम से, अब आपको लगेगा कि बैंक कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बट जो मैसेज होगा अपने आप में फ्रॉडुलेंट मैसेज होगा। फिशिंग इसको कहते हैं। स्टॉकिंग हम जानते हैं, जहां पे कोई आपको पीछा कर रहा है, आपको बार बार आप पे नजर रखा हुआ है, ईव्स ड्रॉपिंग कर रहा है। तो साइबर माध्यम पे आप अपनी, आज व्यवस्थाएं ऐसी हैं, लोगों में ऐसा शौक है, हम कहते हैं एक सोशल स्पेस पे अपने आप को जाहिर करना चाहिए, अपना व्यक्तित्व आपका निखर कर आता है, लेकिन लोग सुबह उठेंगे तो सोशल मीडिया पे, रात को सोएंगे तो गुड नाइट भी सोशल मीडिया पे करते हैं। आप देखिए, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई आप पे नजर रखा है, तो दैट्स कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। खासकर ऑफिस रिलेशनशिप्स में आती हैं या फिर स्कूल कॉलेजेस में साइबर बुलिंग का शिकार किया जाता है कि आपको मिलके कोई संगठन या कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल बार बार आपको बम्बार्डिंग ऑफ मैसेजेस कर रहा है, वल्गर मैसेजेस सेंड कर रहा है, आपकी निजी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, या आपको ऐसा डरावा दे रहा है कि उसकी आपकी निजी जानकारी उनके पास है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। तो दैट कम्स अंडर साइबर बुलिंग। बट प्रमुखता मैं श्रोताओं को यही बताना चाहूंगा कि अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी और वर्चुअल एसेट्स पे ध्यान रखें, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जो भी पैरामीटर्स करने हैं। इट्स लाइक आपने गाड़ी ले ली तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लें और उसको सुरक्षित तरीके से चलाएं। तो मोहित चावला जी, कई बार देखा गया है कि लोग ऑनलाइन ठगी को लेकर अनअवेयर होते हैं और अनजाने में ही ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो ये क्या कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का कारण बन रही है? एब्सोल्युटली। जैसे कि मैंने ये बात रखी थी कि काफ़ी सर्विसेज आज ऑनलाइन माध्यम से अवेलेबल हैं। जी, घर आते हैं, आपको भूख लगी है, घर में माताजी नहीं है या गृहिणी नहीं है, आप कहते हैं मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। आपको पता है 15 मिनट में कोई पिज़्ज़ा या खाना आ जाएगा।
आपके लिए ईज ऑफ लिविंग हुई है। जी। आपने किसी को पेमेंट देनी है, बैंक नहीं जाना चाहते, आप घर बैठे ही उसको पेमेंट दे देते हैं। आप बहुत समय से शॉपिंग नहीं जा पाए, आपको कुछ मनपसंद वस्तु आपके निकटतम एरिया से नहीं मिल रही, आज पैन इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में जाकर आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन जो प्रोसेस चला है, ई कॉमर्स कह लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कह लेते हैं, या ऑनलाइन वस्तुओं का आदान प्रदान कह लेते हैं, इसका चलन बढ़ा है और ये आगे जाके और बढ़ेगा। बट इस मार्केट में आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो कमाया हुआ पैसा है, वो गलत हाथों में ना लगे, तो एक प्रॉपर ड्यू कोर्स को फॉलो करें। जब आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, तो जो वेबसाइट से आप परचेजिंग कर रहे हैं या आपने जो एप्स डाउनलोड की है, देखें कि वो कोई गलत लिंक्स तो नहीं है, फ्रॉडुलेंट एप्स तो नहीं है। फिर आप अपना पैसा दे रहे हैं, कस्टमर केयर पे कॉल करके चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो आपका मेन अकाउंट है उसको अलग रख सकते हैं। अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की नंबर्स देने से बचने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपने ये करना है, तो कोशिश करें कि आप सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित प्रोसेसेस से और सुरक्षित माध्यम से ही ऑनलाइन शॉपिंग करें। बिल्कुल। मोहित चावला जी, आपने ऐप की बात की। आजकल लोन ऐप के नाम पर भी बहुत ठगी हो रही है, तो लोग कम ब्याज में लोन पाने के लालच में नकली ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरह के ऐप डाउनलोड करने से पहले किन सावधानियों की जरूरत है? एब्सोल्युटली उज्जवल जी, लास्ट टू लास्ट ईयर भारत सरकार ने तकरीबन 283 ऐप्स कुछ ऐसी थी जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाई, जो अपेरेंटली किसी और कंट्री को बिलोंग करती थी और काफी निजी जानकारी उस कंट्री के हाथों में जा रही थी। एक चुटकी लिया और ऐप के बटन पे क्लिक किया और ऐप को डाउनलोड कर लिया और आप समझते हैं आपका काम हो गया। A to Z तरह की परमिशन जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, नॉर्मली लोग पढ़ते नहीं हैं, बहुत सारी परमिशन, अपनी निजी जानकारी, अपने निजी मैसेजेस, अपनी निजी गैलरी का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस, आपकी लोकेशन का एक्सेस, अपनी एप्स की जानकारी, जो सारी चीजें आपके फोन पे या आपके डिवाइस पे स्टोर है, हम उनको दे देते हैं, राइट। इन चीजों का ध्यान रखें। वेरीफाइड सोर्सेज से ही ऐप डाउनलोड करें और वेरीफाइड ऐप ही डाउनलोड करें। आजकल तो सुखद बात यह है कि बहुत चीजों की जानकारी ओपन सोर्स पे अवेलेबल है जी। प्रमुखता सबसे सिंपल हैक मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई चीज डाउनलोड करने का प्रयास करें, नीचे बहुत लोगों ने कमेंट्स दिए होते हैं, यूजर्स कमेंट आपके पास है, 2 सेकंड लगते हैं कुछ प्रमुखता 8-10 कमेंट्स अगर पढ़ने, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ऐप की फंक्शनिंग कैसी है, राइट। वेरीफाइड का टिक रहता है। कई ऐप्स गवर्नमेंट की रहती हैं लेकिन उसको सूडो नेम दिखा के गवर्नमेंट के नाम से, जैसे naukri.com है या कोई नौकरी देने का प्रयास, भारतीय सरकार की नौकरी देने का प्रयास की ऐप है, तो देखेंगे गवर्नमेंट की वेरीफाइड सोर्स है कि नहीं। 2 मिनट का टाइम वेस्ट अगर आप मान लें या 2 मिनट की सावधानी आप मान लें, आपको आने वाला आपका फाइनेंशियल फ्रॉड और आपकी जो मेंटल और फिजिकल डिस्टर्बेंस होने वाली है उससे बचा सकता है। मोहित जी, हमने देखा है कि जब हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते समय अलाउ बटन आता है, तो अलाउ बटन के ऑप्शन को जब दबाते हैं तो उससे हमारे मोबाइल का कौन सा डाटा खतरे में पड़ जाता है? मैंने जैसे बात रखी कि कई ऐप्स आपकी कुछ जानकारियां लेती हैं, कई ऐप्स कुछ भी जानकारियां नहीं लेती। मेरे फोन पे अगर आप देखेंगे तो प्रमुखता वो ऐप्स मिलेंगी जिन्होंने मेरे से जानकारी नहीं मांगी, ना मैंने उनको दी हुई। कईयों में पार्शियल जानकारी दी जाती है। यही हमारी नासमझी है कि ऐप को जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी नहीं पढ़ते, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अलाउ बटन में हम जो ना आवश्यकता है, अब एक ऐप है जो स्टडी बेस्ड ऐप है और आप चाहते हो कि आपका बच्चा, बेटा या बेटी, आपका भाई या बहन उसमें से कुछ पढ़ने का प्रयास करे, उसको नॉलेज वृद्धि होगी, उस ऐप को कॉन्टेक्ट डिटेल्स या गैलरी की आपको परमिशन देने की क्या आवश्यकता है? और बाय डिफॉल्ट है, आप 1 सेकंड 30 सेकंड्स निकालते नहीं, हर तरफ बाय डिफॉल्ट टिक रहता है, आप उसको अलाउ कर देते हैं। जबकि अगर आप उसको डिसअलाउ कर देंगे तब भी वो आपको वही मटेरियल स्टडी करने का प्रयास देगी, अलाउ करेगी, राइट। थोड़ी सी जागरूकता इसमें, डिजिटल लिटरेसी हमें चाहिए, जो हमारे श्रोताओं को चाहिए कि जब भी वो कोई डिजिटल माध्यम से ऐप हो या कोई सर्विसेज हो या ऑनलाइन पोर्टल्स हो या यूआरएल्स हो या कोई वेबसाइट्स हो, थोड़ा सा एक बारी अध्ययन कर लें, हल्का सा, इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं जाता। तो श्रोताओं, ये चीज अलग से भी कहना चाहेंगे आपसे कि हम जब किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये बहुत सही बात है कि अलाउ का जब ऑप्शन आता है तो लोगों को लगता है कि ये बस सामान्य बात है और वे फटाफट क्लिक कर देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात बताई है डीआईजी साहब ने कि उसमें जल्दबाजी ना करें, पहले उस ऐप के बारे में जानकारी जुटाएं कि वो नकली ऐप तो नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अलाउ के जरिए हम किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो ऐसा ना करिए और इससे बचकर रहिए। मोहित चावला जी, हाल के दिनों में हिमाचल में डिजिटल अरेस्ट के नए फ्रॉड सामने आए हैं, जिसमें लोगों को डरा धमकाकर ठगा जा रहा है। तो ये तरीका किस तरह से काम करता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान भारत के किसी भी कानून
ना तो भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस में कहीं पे भी नहीं है। ना ही कोई ऐसा स्पेशल या लोकल लॉ है जो इसके बारे में व्याख्यान करता है। हम कोई भी प्रोसीडिंग डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से नहीं करते। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई आपको बोलता है कि आपको डिजिटली हाउस अरेस्ट या डिजिटली अरेस्ट कर दिया गया, सिरे से नकार दें, इसके दबाव में मत आए। जो डिजिटल अरेस्ट है, नॉर्मली जब इंसान को कॉल आती है या कोई मैसेज पे लिंक आता है, लिंक एस्टैब्लिश करते हैं, वीडियो कॉल लेते हैं, तो फियर और अर्जेंसी वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फियर, मान लीजिए वो ये प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं या तो वो पुलिस महकमे से हैं या किसी और सरकारी महकमे से हैं या किसी कोर्ट से बात कर रहे हैं। उन्होंने एआई बेस्ड सिस्टम बनाया होता है, पीछे कुछ ऐसा सेटअप किया होता है कि आपको लगता है कि नहीं, ये तो सच में कोई पुलिस के बड़े अधिकारी हैं या फिर ये सच में कोई ना कोई कोर्ट अधिकारी हैं जो हमसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो उसको सिरे से निकालें। दूसरा, कृपया करके नॉर्मली ऐसे केसेस में हमने देखा 98% लोग ना तो अपने किसी फ्रेंड को ना किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस भी नहीं करते, दबाव में बंदे चले जाते हैं। तो कृपया करके फटाफट डिस्कस करें, रुकें, थमें, रिलैक्स करें। ये अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि आप अभी अभी करें, नहीं तो आपको फंसा दिया जाएगा। हम फलान कस्टम विभाग से बोल रहे हैं, हम नारकोटिक विभाग से बोल रहे हैं। तो अर्जेंसी में मत आइए। और हमारा एक सरल 1930 एक नंबर है, आप हमसे संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मोहित चावला जी, इसी से जुड़ा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या साइबर फ्रॉड का खतरा और बढ़ गया है? ये खतरा उज्जवल जी इसमें बड़ा नहीं है, इसमें खतरा मैनीफोल्ड हो गया है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें समझना होगा, इसका स्वरूप ये है कि हम मशीन्स में जिस तरह ह्यूमन माइंड वर्क करता है, मेमोरी और रीजनिंग समझ के तौर पे हम मशीन्स में उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मशीन्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो ह्यूमन माइंड की इंटेलिजेंस को कॉपी करे, एम्यूलेट करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब डीप फेक और जनरेटिव एआई जुड़ जाती है और उसका विस्तारीकरण है और डीप लर्निंग है, तो हमारे लिए साइबर प्लेटफॉर्म पे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं जी। अभी हाल फिलहाल में हमें एक केस आया, हमारे हिमाचल में एक अच्छे स्कूल में प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल का जो बेटा है वो दुबई में काम करते हैं। और जो फ्रॉडस्टर थे उन्होंने प्रिंसिपल साहिबा को कॉल नहीं किया, उन्होंने एमडी साहब को कॉल किया। एमडी साहब भी उस बच्चे को जानते थे कि दुबई पुलिस ने पकड़ लिया है, आप इतने 1000 दिरहाम का चालान दीजिए। एमडी साहब को लगा कि मैं इस बेटे को जानता हूँ और प्रिंसिपल साहिबा हमारे पास ही कार्यरत हैं, तो उन्होंने उस बच्चे को अमाउंट ट्रांसफर, उन्होंने बात भी करवाई कि अंकल मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूँ और ऐसे ऐसे कुछ अमाउंट चाहिए, उन्होंने ट्रांसफर। एंड दैट वॉइस व्हेन वी चेक्ड वाज जनरेटेड फ्रॉम जनरेटिव एआई। हमारे लिए चैलेंज है। और वो पैसा फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स के माध्यम से बाहर गया, हम उसको 1.5-2 लाख रुपए टैप भी नहीं कर पाए। और बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि हमें देखना होगा साइबर फ्रॉड में जो सबसे बड़ा चैलेंजेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आता है, दैट इज क्रॉस बॉर्डर। और ये पर्दे के पीछे है, आप क्रिमिनल को जानते नहीं, सामने नहीं बैठा हुआ, ये पर्दे के पीछे हुआ है। तो उसमें हमें दिक्कत आई। एंड हमारे लिए वो, क्योंकि हिमाचल का प्रथम केस था, हमने अपनी अब स्पेशल यूनिट एटू यूनिट करके शुरू की है जो जनरेटिव एआई और एआई बेस्ड क्राइम्स पे काम करेगी। बट ये हमारे लिए आने वाले समय में और ज्यादा, ना केवल हिमाचल के लिए बल्कि पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड ये चैलेंजिंग रहेगा। बिल्कुल। मोहित चावला जी, जब कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है तो वह सबसे पहले शिकायत कहां और कैसे दर्ज करवा सकता है? देखिए, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, बहुत सरल 4 डिजिट का नंबर है, आप इसको खुद भी याद रखें और अपने नियर एंड डियर्स को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं। 1930 ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जी, जो पूरे भारत में कहीं से भी ऑपरेटिव है। 24/7 आपकी सर्विसेज में यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपकी बात को सुनेंगे, आपको राय देंगे। अगर आप साइबर ठगी के शिकार हैं तो आपकी कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर की जाएगी नेशनल पोर्टल पे, दैट इज एनसीआरपी। और जब से हमने अपने स्टेट में इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया है लास्ट 2 सालों से, हमें एक स्ट्रांग पकड़ दिखी है और हम क्राइम को या डिजिटल क्राइम को या साइबर क्राइम को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। तो कृपया करके आप 1930 को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। बिल्कुल। मोहित चावला जी, अगर किसी के खाते से पैसे कट जाएं साइबर फ्रॉड में और उसे लगता है कि वह ठगी का शिकार हुआ है, तो पहले 30 मिनट के अंदर क्या करना जरूरी होता है? रादर उज्जवल जी, मैं अगर उसको लगता है कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है, पहले 30 मिनट नहीं, पहले 5 मिनट में तुरंत 1930 पे कॉल करें जी। और उनके पास अगर अपने बैंक, कंसर्न बैंक का हेल्पलाइन नंबर या डेटा सेंटर नंबर है, जो फ्री टोल फ्री नंबर्स भी रहते हैं, उनको भी कॉल करके अपने जो भी अकाउंट हैं या अपने डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड एक्सेस हैं, उसको होल्ड पे ले आएं। उससे ये होगा कि अगर अमाउंट वहां से विड्रॉ फर्दर होनी है, एक तो वो रुक जाएगी और हमारे रिकॉर्ड्स में 1930 से वो नेशनल हेल्पलाइन नंबर और एनसीआरपी पे चला जाएगा। सिंस एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, तो हम उसको पकड़ने में कामयाब रह सकते हैं।
मोहित चावला जी, एटीएम से पैसे निकालते समय भी ठगी के कई मामले सामने आते हैं, जैसे कार्ड क्लोनिंग, हिडन कैमरा या मशीन में नकली डिवाइस लगाना। तो ऐसे में एटीएम इस्तेमाल करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एटीएम एक ऐसी कार्ड है और उसका जो पासवर्ड एकदम आपका पर्सनल एंटिटी है, राइट? आपने सही बोला, एटीएम क्लोनिंग या स्किमिंग जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, या की लॉगर्स, आपका कैमरा लगा है या साथ वाला व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, वो आपके पिन है या पासवर्ड है उसको चुराने की कोशिश करता है। तो सरल 2-3 बातें हैं, बैंक्स भी इस पे जोर डालते हैं। जब भी आप एटीएम ट्रांजैक्शन या पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, पीओएस ट्रांजैक्शन करें, एक तो ये होना चाहिए कि आपका कार्ड और आपके कार्ड की विजिबिलिटी आप तक ही सीमित हो। जो पिन है आपको पता है, आप उसमें पिन ऑपरेट करेंगे, या ओटीपी बेस्ड है या बायोमेट्रिक बेस्ड है, वो भी आप ये देखें कि आसपास कोई इंसान ना हो, राइट? इसके लिए एक व्हील एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, पर्दा एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। और एटीएम में ऐसा भी ना हो कि आप अगर कुछ हैवी अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वन गो में करें, उसको ब्रेकअप्स में करें। और फिर भी आपको लगता है कि आपके एटीएम, क्योंकि आजकल कुछ एटीएम जैसे भी आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड जैसे भी हैं, डेबिट कार्ड ऐसे भी हैं जो टच, इवन फ्रॉम डिस्टेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आईएफडी बेस्ड रहते हैं और उससे भी आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो इसको सेफ और सिक्योर माध्यम में रखें। एटीएम पिन और एटीएम नंबर्स को कभी भी मोबाइल कॉन्टैक्ट्स में या कहीं डिजिटली लिख के मत रखें, जिससे सामने वाला उसको पकड़ सकता है, छू सकता है। और जब भी आप एटीएम वेंडर या एटीएम मशीन में जाएं, राइट, तो इंश्योर करें कि उस रूम में सिर्फ आप अकेले हो और साथ में या आपका कोई सज्जन या दोस्त या मित्र या फैमिली मेंबर है, दैट इज ओके, बट कोई अननोन पर्सन आपको ना देख पाए। और अगर कोई गार्ड साहब वहां खड़े हैं, राइट, ये भी इंश्योर करें कि गार्ड साहब भी एटीएम मशीन के या उस रूम के बाहर हो। मोहित चावला जी, हिमाचल की बात करें तो यहाँ भी साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। हर महीने औसतन कितनी शिकायतें आ रही हैं और पिछले तकरीबन 1 वर्ष के आंकड़े कितने हैं? देखिए उज्जवल जी, ये हमारे हिमाचल के श्रोताओं और जो खासकर नॉर्थ इंडिया में भी हमारा कार्यक्रम जाता है, उसको सुन के हमारे लिए भी ये एक आई ओपनर था जब हमने अपने आंकड़ों को असेस किया। 2020-21 और आज हम 24-25 में एंटर हैं, तो 25-26 तकरीबन 400% की वृद्धि है। जो कॉल प्रतिशत हमें 80 से 90 कॉल्स 2020-21 में आते थे, वो 23-24 में आते आते 250 हो गए। 24 एंड जब हमने लास्ट ईयर अपनी असेसमेंट की तो इट वाज अराउंड 340 कॉल्स एवरी डे। बट आज जब मैं आपके समक्ष बैठा हूं तो पिछले 7 महीनों का जब हमने रिकॉर्ड असेस किया, 650+ कॉल्स हमें एवरी डे हिमाचल के कॉल सेंटर पे रिकॉर्ड हो रही हैं। तकरीबन हर 4 और 4.5 मिनट के एवरी 4 मिनट वी आर रजिस्टरिंग अ न्यू कंप्लेंट, जिसको प्रॉपरली बाकायदा रजिस्टर किया जा रहा है। और हर हफ्ते तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ हिमाचल में लोग अपनी ठगी का शिकार बन रहे हैं। तो इसका काफी ज्यादा, बिकॉज ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन एंड पोस्ट कोविड फैक्टर्स, बहुत ज्यादा इसका विस्तार हुआ। इसी से जुड़ा सवाल है मोहित जी कि साइबर फ्रॉड के मामलों में अब तक साइबर सेल ने कितनी रिकवरी की है? ये एक चैलेंज हमारे लिए भी बना रहा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब आग्रह किया लास्ट ईयर, तो हमने इस एरिया, इस रीजन का पहला साइबर स्टेशन वन करके इनॉग्रेट किया। प्रमुखता उसका प्रयास ये था कि हमारे हर थाने को, जो हमारे स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं 158 पुलिस स्टेशन, उनको हम एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे जोड़े। इस सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो स्टेट वाइज डेटा सेंटर है या स्टेट वाइज साइबर स्टेशन सेंटर है, इसको हम नेशनल प्लेटफॉर्म से जोड़े। जब हमने इंटीग्रेशन अपना स्ट्रॉन्ग किया, ये एक सुखद अनुभव रहा कि जो रिकवरी 3% थी जी, कहीं 2022 और 23 के मध्य में, आज हम 28% रिकवरी कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक श्रोताओं को बात करना चाहूंगा, रादर आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है आप या आपका कोई परिजन या कोई मित्र या कोई जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, काम कार्यरत हैं, जैसे ही साइबर ठगी का शिकार लगता भी अगर हुआ है या आपको कोई जानकारी चाहिए, तो हमें तुरंत 1930 पे कॉल करें। जितनी जल्दी हमें कॉल आएगा उतनी जल्दी हम साइबर क्रिमिनल को पकड़ने में कामयाब रहेंगे, उतनी जल्दी आपका पैसा रिकवर करने में कामयाब रहेंगे। द की हियर इज द टाइमिंग। यस। तो मोहित जी, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने साइबर थाने काम कर रहे हैं? उज्जवल जी, हमारे पास हिमाचल में एक साइबर स्टेशन वन करके एक कंट्रोल यूनिट है जी। इसके नीचे सीआईडी में 3 साइबर पुलिस स्टेशन हैं। हमने इस साल के शुरू में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक गस्टेड ऑफिसर, जिनको हमने साइबर नोडल ऑफिसर करके अपॉइंट किया है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इंटीग्रेटेड साइबर एक्सटेंडेड यूनिट, आईस यूनिट्स का गठन किया गया हुआ है। और श्रोताओं को ये जान के खुशी होगी कि हमने अभी 2 महीने पहले तकरीबन हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्प डेस्क का आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। अब हमें 1930 पे तो कॉल करके जानकारी देनी है, लेकिन अगर आप साइबर ठगी का शिकार बनते हैं तो एक एक्सपर्ट आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे भी मिल जाएगा। मोहित जी, साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर सेल द्वारा लेटेस्ट क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
हमने साइबर स्टेशन 1 के माध्यम से हमने एक CSS सिटीजन सर्विस एंड सपोर्ट सेंटर का इनॉग्रेशन किया था जी। जो 24/7 24 घंटे कार्यरत है। इसमें हमारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं इस डेटा सेंटर में अवेलेबल रहते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए, आपकी कोई शिकायत हो, जो इसको डील करते हैं। इसके बाद हमने कोशिश की हम अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करें। उसके बाद हमने हिमाचल का पहला साइबर ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर और हिमाचल साइबर मिटिगेशन सेंटर का भी इनॉग्रेशन किया, जो इन एस्पेक्ट्स पे काम दे रहे हैं। हमारे लिए अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना भी एक की रहता है। मैं धन्यवादी हूँ आकाशवाणी का, जिन्होंने इस बारे में सोचा और हम प्रथम चरण का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमने हिमटेक हिमाचल टीम अगेंस्ट साइबर क्राइम करके एक अपनी टीम का गठन किया, जो स्कूल, कॉलेजेस, पंचायत क्षेत्र में जा भी रही है और स्ट्रेंथन मोड पे जाएगी। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा की फैक्टर था उज्जवल जी, हमारे जो रिस्पॉन्डर्स हैं जो साइबर क्राइम को डील करेंगे, दे नीड टू बी एक्सपर्ट्स, राइट। तो हमारे जो रिस्पॉन्डर्स हैं, हमारे पुलिस के अपने जवान हैं, यंग पुलिस कांस्टेबल्स हैं, पुलिस के आईओज हैं। आज हमारे हिमाचल में 10 साइबर कमांडोज कार्यरत हैं, जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेकर आए, चाहे वो IITs हों, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटीज हों, NFSUs हों। और हम इसको आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर का जो स्लॉट हमारा जाएगा, उसमें 29 साइबर कमांडोज जाएंगे। तो हमने कैपेसिटी बिल्डिंग और अपने आईओज की ट्रेनिंग पे भी काम करने का इसमें प्रयास किया है। मोहित चावला जी, सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और फिर ब्लैकमेल या धोखाधड़ी की कोशिश करना एक आम ट्रेंड बनता जा रहा है, तो इससे बचाव कैसे हो? देखिए, सोशल मीडिया पे जब आप सोशल मीडिया में अपने अकाउंट्स बनाते हैं या सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन करते हैं, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अगर डिजिटल लिटरेसी की आवश्यकता है तो सोशल मीडिया लिटरेसी की भी आवश्यकता हमारे श्रोताओं को होनी चाहिए जी। जब भी आप अपना अकाउंट बनाएं या जब भी आप अपनी निजी जानकारी शेयर करें, तो ये इंश्योर करें कि जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं क्या वो क्रेडिबल है, उसके साथ शेयर करनी। क्योंकि वंस एन इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड, इट इज गोइंग टू रिमेन फॉर एवर। वो साइबर प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहेगी, राइट। जब आप फ्रेंड लिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स लोग ना जाने ना चाहे और अंधाधुंध अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में या फ्रेंड्स बढ़ाने के चक्कर में उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी नहीं देखते कि इसमें से कुछ अकाउंट फ्रॉडस्टर्स के हैं, राइट। अभी पिछले दिनों हाल फिलहाल में एक प्रचलन चला, अगर आपने सोशल मीडिया पे उसको फॉलो किया होगा उज्जवल जी, दैट वाज जिबली आर्ट। तो लोगों ने जिबली स्टोर में, और कई बारी ऐप्स भी इतनी फ्रॉडुलेंट थी जिसने बहुत सारी जानकारी लीक की, बहुत सारी जानकारी डार्क वेब पे भी गई। तो आपने उसको डालने का प्रयास किया, आपने ये भी नहीं देखा कि मेरी कितनी जानकारी चली गई। कई केसेस में महिलाएं हैं, मित्र फ्रेंड बना लेती हैं पुरुषों को, अपनी निजी पिक्चर्स, निजी वीडियोस तक, फिर वो ब्लैकमेलिंग का शिकार। तो इसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए। सोशल मीडिया क्राइम्स में जो हमें देखने को आता है, एट द एंड लोग छुपाने का प्रयास करते हैं जब तक वो ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आ जाते। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, हमारी सेवाओं के हिसाब से आप विक्टिम हैं। हम आपको एक विक्टिम देखते हैं और आपको ईज करने की कोशिश करते हैं। आपको हम ये प्रयास करते हैं कि हम आपको कैसे समाधान करें इस समस्या का। बचपन में अगर आपको याद होगा तो बड़े बुजुर्ग कहते थे ठगों से बचना चाहिए। तो ये साइबर ठग है। तो अगर आपको लगता है, छुपाएं मत, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और आप हमें 1930 पे कॉल करें। हमारी जानकारी, आपकी जानकारी, हम इसको गोपनीय रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और प्रयास टीम का ये रहता है कि आपको इस समस्या का निदान दिया जाए। तो मोहित चावला जी, आप आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आए और आपने साइबर अपराध और इससे बचाव को लेकर बेहद ज्ञानवर्धक जानकारी दी। निश्चित तौर पर श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आकाशवाणी की सारी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज की इस भेंट वार्ता में हमने जाना कि साइबर ठगी केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा एक बड़ा खतरा बन चुकी है। डिजिटल अरेस्ट, फेक कॉल, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया फ्रॉड, ये सब हमारे आसपास हो रहे हैं और इनके शिकार हम लोग बन रहे हैं। DIG मोहित चावला जी ने सरल शब्दों में हमें बताया कि कभी भी अपनी बैंक जानकारी, OTP, पिन नंबर किसी से साझा ना करें, अनजान नंबर या संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और सबसे जरूरी है कि डरे नहीं। यदि साइबर क्राइम का शिकार हो तो 1930 नंबर पर तुरंत कॉल करें और शिकायत दर्ज करवाएं। साइबर अपराध से लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं, हम सबकी है। जागरूक रहकर ही हम खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ मुझे उज्जवल शर्मा को ये भेंट वार्ता समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी के समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर जी ने। नमस्कार। विशेष भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। विषय था साइबर अपराध से सतर्कता, बचाव व जागरूकता। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।